हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत मस्त और बहुत बढ़िया होंगे। प्रिपरेशन एकदम धांसू और मस्त तरीके से चल रहा होगा। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, या आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ आपका, वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है जो मैं लूँगा, और वन शॉट लूँगा। हम इसको आज के आज ही ख़त्म करेंगे, वन शॉट के अंदर, है ना। इसलिए लेक्चर जो है ये एकदम क्या बोलूँगा मैं, वन शॉट की तरह चलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर क्लासेस की तरह नहीं चलेगा, यानी मैं कॉन्सेप्ट्स को टच अपॉन करते हुए चलूँगा, ठीक है। बहुत एकदम गहराई में नहीं घुसूंगा जैसे हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं हम सब, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप इसको देखेंगे तो आपका रिवीजन ज़रूर होगा, और अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छा और जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। आपके इजी के लिए, टाइम के इजी के लिए हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी सारा नोट्स बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो हम ज़्यादा लिखने पे फोकस नहीं करेंगे, समझते हुए चलेंगे एक एक चीज़ को। आपको अगर नोट्स बनाना हो, बीच बीच में पॉज करके बना सकते हो, या फिर एक बार लेक्चर देख लो उसके बाद भी बना सकते हो, ऐसे कोई रश नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल जो लिविंग वर्ल्ड नाम सुन के आता है वो क्या है, व्हाट इज़ लिविंग। अरे लिविंग है क्या, किसको लिविंग कहते हैं, है ना। तो देखिए क्या समझ में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सर्टेन कुछ बिहेवियर्स या डिस्टिंक्टिव या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो देखने को मिलता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सर्टेन क्या बोलोगे, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग। यानी एक लिविंग और नॉन लिविंग में, अरे मुझे एक सेंस बताओ, चलो डेफिनेशन को छोड़ देते हैं, हम एक सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर ये पेन की बात करूँ जो मेरे हाथ में है, ठीक है, या फिर अगर मैं आपको बात करूं इस बॉटल की, ठीक है, जो मेरे हाथ में है, मैं पूछूं ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, आपका आंसर क्या होगा। बस सर ये क्या बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो नॉन लिविंग है। बिकॉज यानी आप इसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सर्टेन फीचर्स देख करके ये बात कर रहे हो कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। समझे इस बात को। तो चलिए उन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग की, ठीक है। ये सब हो सकता है आपने एक टेक्निकलिटी के तरीके से आपने नहीं पढ़ा हो, है ना, कि अच्छा इसको इस टर्म से बात करते हैं, इस टर्म से बात करते हैं। लेकिन आई एम श्योर आपने अपनी डेली की लाइफ में, डेली की रूटीन में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस किया होगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहला, अबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरमेंट, और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देना। अरे आप सब भी सेंस करते हो ना एनवायरमेंट। ठंड का मौसम है अगर, तो आपको ठंड लगती है तो आप जैकेट ओढ़ते हो, जैकेट पहनते हो, और अगर गर्मी का मौसम है तो एसी ऑन करते हो, यानी आप रिस्पॉन्स तो दे रहे हो। लेकिन अगर वो बॉटल या अगर ये पेन मैंने किसी आइस वाले एरिया में रख दिया है, फ्रिज के अंदर रख दिया लेट से, क्या ये कुछ रिस्पॉन्स देगा? नहीं देगा, ठीक है। दूसरा, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। इंटरैक्ट करते हैं हम आपस में, है ना, हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। इमरजेंस क्या होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। इमरजेंस का सीधा सीधा और सिंपल मतलब क्या होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी में। इसका मतलब है कि एक, मतलब मान लो, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एक कहावत सुना होगा आपने बचपन में कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन ग्रुप ऑफ या बंडल ऑफ जो लकड़ियाँ हैं या वुड है उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? बिकॉज एक लकड़ी का जो स्ट्रेंथ था वो 5 लकड़ी मिला करके बढ़ा दे रहे हैं। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 5 लकड़ियों को एक साथ करूं तो जो स्ट्रेंथ आएगा वो एक सिंगल लकड़ी में नहीं था। चलिए इसको सेल के टर्म्स में समझते हैं। एक लेट से हमारा सेल जो है बहुत सारे मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, या इन शॉर्ट बायोमॉलिक्यूल से बना है। अब ये मॉलिक्यूल से जो बना है, ये मॉलिक्यूल्स क्या सिंगल कहीं पड़े हों तो क्या इनकी प्रॉपर्टी आपको एज अ सेल दिखेगी? नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन अब ये सब कंबाइन हो जाएंगे तो एक सेल ऑर्गेनेल बनाएंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल मिलके सेल बनाएगा, सेल मिलके टिश्यू बनाएगा। तो अगर मुझे आप एक बात बताओ, एक सेल का जो प्रॉपर्टी था, ठीक है, आपको वो टिश्यू में कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज मल्टीपल ऑफ सेल मिल करके तो बना रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यानी इमरजेंस का मतलब क्या होता है? उभर के बाहर आना। उभर के बाहर आना मतलब एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल चीज या ऑब्जेक्ट के अंदर वो ताकत या वो क्षमता नहीं वो शो करेगा जब वो ग्रुप में आकर के जो शो कर सकता है। एक ऑर्गन जो परफॉर्म करेगा एक सेल नहीं करेगा, लेकिन ऑर्गन तो सेल का ही बना है। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके जो आपको शक्ति दिखा रहे हैं, मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में बोला, शक्ति दिखा रहे हैं, वो एक सिंगल सेल नहीं दिखा सकता। दैट इज इमरजेंस, ठीक है, इतना समझना है सिर्फ हमें। दूसरा क्या है? ग्रोथ। अरे ग्रोथ तो बढ़ता, हम बढ़ रहे हैं ना,
आप सब छोटे थे, अब बड़े हो चुके हैं। ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, है ना, ये पूरी पृथ्वी में पॉपुलेशन का एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेटाबॉलिज्म, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म, अरे आपके अंदर जो एक्टिविटीज चल रही है ना, आपने खाना खाया उसका डाइजेशन, सांस ले रहे हो अंदर सर्कुलेशन चल रहा है, सब कुछ क्या है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइज है सेल। उसके बाद एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, खुद से ही रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो क्या ये सब आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, हाँ, मे बी कुछ चीज़ें सेल लेवल पे हो तो आपने नेकेड आई से नहीं देख रखा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप नेकेड आई से देख के समझ चुके हो, जानते हो कि ये सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग के। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब आगे की तरफ पढ़ते हैं हम। अब क्योंकि लिविंग पढ़ रहे हैं तो हमें पहले तो ये जानना होगा दो चीज़ों के बारे में, एक है फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एक है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग मतलब ये वहीं होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर वहां है तो वहीं होगा और कहीं नहीं होगा। या अगर मान लो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेन का डिफाइनिंग कुछ फीचर हो सकता है ना, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि अरे भाई इसके पास तो एकदम यूनिक निब है ना, ये बहुत यूनिक है, ये और किसी पेन में नहीं मिलेगा, सिर्फ इस पर्टिकुलर पेन में मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस पेन का डिफाइनिंग फीचर। ये निब क्या है, डिफाइनिंग फीचर इस पेन का, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फीचर मतलब जनरल बात कर रहे हैं। ये पेन के अंदर पास भी एक ढक्कन है, इस पे भी एक निब है, इसके अंदर एक आपको रिफिल वो मिलेगा, क्या बोलेंगे आप, लिखने के लिए इंक मिलेगा, वो सारे पेन्स पे मिलेगा आपको, सब कुछ सब जगह अवेलेबल है। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो जनरल फीचर या ट्रेड है जो कि कॉमनली आप देखते हो, ठीक है। लेकिन डिफाइनिंग फीचर सारे लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में एकदम कतई नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना, नकार देना 2 मिनट में, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं पहला, सेल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बहुत सिंपल है, मुझे बताओ, आपने अगर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लिया है या आगे पढ़ोगे तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक, या सेल के बारे में एक बहुत अच्छी चीज कही जाती है, क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, कौन, सेल। तो अगर लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी ये नॉन लिविंग में तो नहीं मिलेगा, तो किस में मिलेगा, लिविंग में मिलेगा। देयरफॉर इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, देयरफॉर इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। क्या समझ में आई, क्यों सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर होगा, बिकॉज ये लिविंग में मिलेगा, नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के बारे में आगे बढ़ने से पहले ग्रोथ में 3 चीजें समझ लो, मेनली 2 चीजें समझो, तीसरा चीजें आपको ड्यू कोर्स में समझ में आएगा, जैसे जैसे मैं ग्रोथ आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। 2 चीजें क्या है, पहला एक परमानेंट इंक्रीज इन बॉडी मास है, ग्रोथ को आप क्या कह सकते हैं, परमानेंट इंक्रीज इन बॉडी मास, राइट। दूसरा बात, ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या क्या होता है, पहला मास में इंक्रीमेंट होता है, दूसरा नंबर में, मास में भी इंक्रीमेंट होता है, दूसरा नंबर में। अगर आपका दिमाग चल रहा हो तो आपने सही सोचा है, मैं आगे किसकी बात करूंगा, इनकेस चल रहा हो, नहीं चल रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं बताने के लिए हूं यहां पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, 2 चीजें, परमानेंट इंक्रीज इन बॉडी मास, दूसरा ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन क्या, नंबर्स। बेटा ध्यान दो इधर, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तीसरा क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। आप कहोगे सर इतनी जल्दी कंक्लूड कैसे कर दिया, बेटा कंक्लूजन मैंने जल्दी नहीं किया, आपको बस बता रहा हूं। आप आगे जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा तुरंत समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों लिखा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस, ठीक है, कि दैट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, व्हाट इज द रीजन, अभी समझ में आएगा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चलिए अब पहले बात करते हैं ग्रोथ में यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। अगर आपने पहले जो मैंने स्टेटमेंट बताया था, इंक्रीज इन मास एज वेल एज नंबर्स, और कुछ ऐसा सोचा होगा आपने, तो बिल्कुल सही सोच रहे थे, ठीक है। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर का ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं। अब बताओ बेटा, यूनिसेल्यूलर आप सब एल्गे के बारे में जानते हो, ठीक है ना, या छोटे छोटे वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने होते हैं, एमीबा वगैरह, ठीक है। तो मुझे बताओ यूनिसेल्यूलर ग्रोथ में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ म्यूचुअली इंक्लूसिव है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव, देख बेटा तेरे इजी के लिए मैंने ऊपर लिख दिया है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस अकरिंग टुगेदर।
एक साथ दोनों काम हो रहा है। यानी मैं यहां पे डायग्राम बस शॉर्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, फिर मैं मिटा दूंगा। देखो, एक ये सेल, ठीक, कौन सा, यूनिसेल्यूलर का। अब ये दो में डिवाइड हो गए, ये दो में डिवाइड हो गए। तो जैसे ही ये दो में डिवाइड हो गए, मुझे बताओ सिंपल सी बात, क्या इनका नंबर बढ़ा, क्या इनका मास बढ़ा? मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, रिप्रोडक्शन भी हुआ और इनका ग्रोथ भी तो हुआ ना भाई, ये ग्रो कर गए, एक से दो बन गए, दे हैव ग्रोन टुगेदर, बट ऑल्सो दे हैव रिप्रोड्यूस्ड asexual मेथड से, दे हैव ऑल्सो रिप्रोड्यूस्ड। सो कैन वी नॉट से दिस, क्या हम इसको नहीं बोल सकते हैं, क्या कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, दोनों एक साथ हो रहा है? समझ में आया ये बात? इसके कुछ एग्जांपल से बेटा याद कर लेना, बैक्टीरिया, अमीबा, यूनिसेल्यूलर एल्गे, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये तो आप शुरू से जानते हो। ये बात समझ में आई? यहां पे जो मेन थिंग आपको याद रखना है ना बेटा, वो क्या है? म्यूचुअली इंक्लूसिव, यानी प्रोसेस विच इज हैपनिंग टुगेदर, साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक साथ चल रहा है। समझ में आया ये बात? ठीक है, आगे बढ़ूं, सुनो अब मेरी बात को। मल्टी सेल्यूलर ग्रोथ कैसे होता है? मल्टी सेल्यूलर यानी हम इंसान, छोड़ दो बाकी लोगों को, छोड़ दो, मैं अपनी बात करता हूं। मान लो कहीं जा रहे थे तुम, जाते जाते तुम्हारे हाथ में स्क्रैच हो गया, तुम्हें चोट लग गई, स्क्रैच हो गया, है ना, बचपन में बहुत खेल कूद करके, है ना, गतिविधि करके, उल्टा सीधा इधर उधर ढोल डाल के अपने घुटनों को छीला होगा तुमने, हाथों को छीला होगा। तो जैसे ही छिल जाता है बेटा यहाँ पे, मुझे बताओ क्या यहाँ पे कुछ समय बाद वो पपड़ी दिखती है क्या आपको? और पपड़ी जैसे ही वो हटती है, क्या यहाँ पे वापस से आपकी स्किन आपको दोबारा दिखती है क्या? ऑब्वियसली दिखती है सर। इसका मतलब क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ। लेकिन क्या ऐसा हुआ था क्या कि जब ये सेल डिवीजन हो रहा था, इसमें से एक और नया पप्पू बाहर आ रहा था? हुआ था क्या? बताओ मुझे। ऐसा तो नहीं हुआ था सर, हमने तो नहीं देखा था। बेटा देखा क्या नहीं था? होता ही नहीं है, ठीक है ना। हमारे इसमें सेल डिवीजन जरूर होता है, लेकिन उस सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। समझ आ रहा है इस बात को? तो क्या बोला? ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन। यस, अरे इतने छोटे से बड़े कैसे हो गए? सेल डिवीजन के वजह से हो गए, सेल डिवीजन की वजह से हो गए, इसीलिए सेल ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन। लेकिन रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली, उधर इनक्लूसिव था, इधर एक्सक्लूसिव है, यानी अलग अलग है, एक नहीं है, अलग अलग हैं। क्या बोल रहा है? प्रोसेस दैट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव उसको बोलते हैं जिसमें अलग अलग हो, प्रोसेस सेम नहीं होगा बेटा। इसीलिए क्या बोला? रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस। इतनी सी बात समझ में आई यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के ग्रोथ के डिफरेंस में? समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिविंग का ग्रोथ और नॉन लिविंग का। बोला क्या बात कर रहे हैं सर, नॉन लिविंग भी ग्रो करता है? बेटा करता है। मैंने बोला ना, डेली लाइफ में बहुत कुछ देख रखा है तुमने, बस तुम्हें अंदाजा नहीं है अपनी शक्तियों का। बहुत कुछ देख रखा है तुमने, आओ दिखाओ तुम्हें लिविंग का ग्रोथ कैसा होता है। ऑल लिविंग ग्रो, ये बात तो सब जानते हो भाई, अपने आसपास देख लो। एक छोटा सा बीज डाला होगा तुमने, 1 साल बाद 2 साल बाद एक प्लांट निकला होगा उसमें से, अरे कुछ महीनों बाद ही शायद उसका कुछ कुछ आपको दिखने लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लांट है, ठीक है, कौन से प्लांट की सीड डाली है। दूसरा, इसमें ग्रोथ कैसा होता है? देखो बेटा, दो कॉन्सेप्ट आता है, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कुछ ग्रोथ दिख रहा है, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनली ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। आपके ऊपर किसी ने कुछ चिपका के नहीं रखा था, ऐसा नहीं हुआ कि 5-4 चादर ऊपर से डाल दिया तो आप एकदम लंबे हो गए थे, नहीं बेटा, इंटरनली अंदरूनी ग्रोथ हो रहा है। तभी तो माँ हॉर्लिक्स पिलाती है, तभी तो बोलती है कि बेटा अच्छे से हॉर्लिक्स पी, अच्छे से बॉर्नविटा पी, तेरा ग्रोथ होगा। क्यों बोलती है? बिकॉज उनको भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है, ग्रोथ इज इंट्रिंसिक इन लिविंग। समझे इस बात को? दूसरा, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। कैसे? अरे मेरे को कॉमन सा बात बताओ ना, जब घर बनते हुए किसी, अगर आपने कहीं घर बनते हुए देखा हो, अरे वहां देखा होगा बालू लगा रहता है, बालू। अरे बालू के ऊपर बहुत सारे उसमें कूदे होगे भी तुम, खेले भी होगे उसके अंदर। तो मान लो इतना बड़ा बालू का टीला था, है ना, रेत का टीला इतना बड़ा था। आप कुछ दिन बाद आए, बोले अरे ये इतना छोटा कैसे हो गया? छोटा इसलिए हो गया बेटा क्योंकि कुछ समय पहले उस पर और डाला गया था रेत, तो वो बड़ा दिख रहा था। जैसे ही उसमें से निकाला, क्या हो गया? वो घट गया। यानी ग्रोथ कैसा था? एक्सट्रिंसिक बेसिस पे था, अंदर से ग्रो नहीं हो रहा था वो। दैट वाज एक्सटर्नल, नॉट इंटरनल। समझे क्या? इसीलिए सरफेस पे। इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल है, सैंड माउल्ड्स, बाउल्डर्स, माउंटेन्स, है ना, ये ग्रो घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों में एक चीज कॉमन होगा, वो क्या? इंक्रीज इन बॉडी मास। बॉडी का मास बढ़ेगा दोनों के अंदर,
ठीक है ना। अब बाहर से भी डालोगे तो मास ही इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, अंदर से भी तो आपका मास इंक्रीज हो रहा है ना। बस डिफरेंस ये है कि लिविंग में इंटरनल होता है ग्रोथ और किस में, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल से होता है, बाहर से चीजें डाली जाती हैं, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट क्या समझने को है, ऑल्दो ग्रोथ के बारे में अब तक तो समझ में आ ही गया होगा क्यों ग्रोथ को मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये नॉन लिविंग में भी तो दिख रहा है ना आपको, और डिफाइनिंग फीचर का फीचर क्या था इंटरेस्टिंग, डिफाइनिंग फीचर का मेन चीज क्या था कि भाई नॉन लिविंग में नहीं मिलना चाहिए, तुमको नॉन लिविंग में देख लिया तो आज के बाद से अपने साथ नहीं रखूंगा, यह है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर को नहीं चाहिए कि कोई नॉन लिविंग उसके साथ हो, यानी डिफाइनिंग फीचर तो तब लगता है सर जब नॉन लिविंग नहीं हो और लिविंग हो उसके अंदर। समझ में आ रहा है, इसीलिए क्या बोला, इंटरनल ग्रोथ कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर। मतलब अगर सिर्फ पूछे कि क्या इंटरनल ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं, यस, लेकिन अगर इंटरनल हटा दे, ग्रोथ बोला, ग्रोथ को नहीं ले सकते बेटा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, समझे इस बात को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। अब जो ग्रोथ है वो देखते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में कैसा होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला आप डेली देखते हो चीज़ों को, थोड़ा एनालाइज शायद नहीं कर पाते होगे, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। सुनो मेरी बात, प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। मुझे बताओ, एक इतना छोटा सा प्लांट था, कभी आप छोटे थे प्लांट भी छोटा था, आप बड़े हुए प्लांट भी बड़ा हुआ, लेकिन एक समय बाद आप वहीं रुक गया, प्लांट लंबा होता चला गया। यानी कैसा ग्रोथ है, कंटिन्यूअस। कैसा ग्रोथ है, अनलिमिटेड। और कैसा है, लोकलाइज्ड है। अच्छा, लोकलाइज्ड का मतलब बेटा देखो, पीछे जो लिखा है उसमें मत देखो, मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बताऊंगा आपको। अरे लोकल का मतलब क्या होता है, उस जगह पे मिलेगा ना। लोकल का मतलब क्या, उस जगह पे मिलेगा, ठीक है, इसलिए लोकल बोला, मतलब कहीं कहीं पे होगा। बेटा आपके एरिया वालों को आप लोकल बोलोगे, दूसरे के एरिया वालों को वो लोकल बोलोगे, लेकिन उधर का कोई दूसरे स्टेट का आपका लोकल तो नहीं हो सकता है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। मान लो आप एक्स सिटी में रहते हो तो एक्स सिटी वाला आपका लोकल है, वाई सिटी वाला तो आपका लोकल नहीं है। समझे क्या इस बात को। तो वही चीज यहां पे है कि लोकलाइज्ड, यानी मेरिस्टेम जो अलग अलग एक सर्टेन रीजन्स पे प्लांट के रहता है ना। लैटरल मेरिस्टेम है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऐसे करके एपिकल मेरिस्टेम ऊपर रहता है, साइड में रहता है, बीच बीच में मेरिस्टेम्स रहते हैं। तो वो जगह पे उनका ग्रोथ देखने को मिलता है, इसीलिए क्या बोला, लोकलाइज्ड ग्रोथ, ठीक है, लोकलाइज्ड होता है, मेरिस्टेम प्रेजेंट है इसलिए। और लोकलाइज्ड का बड़ा इजी डेफिनेशन क्या है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजंस। एक सर्टेन रीजंस पे, अगर यहां पे मेरिस्टेम है तो ग्रोथ यहां से होगा, अगर यहां पे मेरिस्टेम है ग्रोथ यहां से होगा, अगर यहां मेरिस्टेम है ग्रोथ ऐसे होगा। समझ पा रहे हो क्या, यहां मेरिस्टेम है ग्रोथ ऐसे होगा, लेकिन हर तरफ से ग्रोथ नहीं होने वाला है, जहां मेरिस्टेम वहीं ग्रोथ। समझे, ये प्लांट के बारे में बता रहा हूं। एनिमल के बारे में कुछ सर्टेन एज तक, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, आप छोटे थे प्लांट छोटा था, आप बड़े हुए प्लांट बड़ा हुआ, लेकिन आपके बड़े होने के बाद आप तो उतना ही रह गए, उतना ही रह गए, प्लांट लंबा होता चला गया। यानी ओनली अप टू सर्टेन एज, सिर्फ सर्टेन एज तक होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, चोट लग जाएगा तो सेल्स रिप्लेस भी होते हैं, हेंस बट रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस। सेल्स का रिप्लेसमेंट तो चलता रहता है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ सर्टेन एज तक होता है। दूसरा डिफ्यूज्ड ग्रोथ होता है। डिफ्यूज मतलब ग्रोथ अकर थ्रू आउट द बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में ही तो ग्रोथ हो रही थी ना, पूरी बॉडी में, एक तरफ से ज़्यादा कम तो नहीं हो रहे थे आप। प्लांट एक पतला है, उसका ब्रांच भी ऐसे निकल गया, आप ऐसे हो क्या, ऐसे हो क्या, नहीं ना, आप कैसे हो, जैसा आपका स्ट्रक्चर एक बिल्ट है वैसा हो आप, है ना। अब इसमें बॉडी मास इंडेक्स वगैरह मेरे से मत पूछना, ठीक है, कि कौन कैसा है क्या है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको क्या बता रहा हूं कि आपका ओवरऑल ग्रोथ हुआ था बेटा। हाथ भी एकदम बराबर तरीके से है आपका, सर आपका कमर, सब कुछ बराबर तरीके से है ना, आप अच्छे तरीके से आप ग्रो हुए हो, इसीलिए क्या बोला उसको, डिफ्यूज। हर तरफ से ग्रो होने को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज। ग्रोथ अकरिंग थ्रू आउट एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में जो ग्रोथ होगी उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज ग्रोथ। समझ में आया, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारा ग्रोथ का टॉपिक खत्म होता है। हमने अभी तक दो पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ के बारे में, ठीक। अब आइए चलते हैं आगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बेटा रिप्रोडक्शन आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे प्रोजेनी बनती है, जिससे एक पॉपुलेशन अपने आप को एक्सपैंड करता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज अपने आप को एक्सपैंड करती है नेचर के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे बोल सकते हो, नो लिविंग, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस,
बेटा एकदम सिंपल, यहाँ रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर होगा आगे, वहाँ आपको सर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको समझने वाली बात क्या है, नॉन लिविंग कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए तो बोला नो नॉन लिविंग कैन रिप्रोड्यूस, कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। बोला वाह सर फिर तो मज़ा आ गया सर, ये तो मतलब डिफाइनिंग फीचर होगा। नहीं बेटा रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, बड़ा सिंपल है, बट नॉट ऑल लिविंग रिप्रोड्यूस। अरे बेटा सारा लिविंग भी तो रिप्रोड्यूस नहीं करता है ना, सारा लिविंग भी तो रिप्रोड्यूस नहीं करता। बोला सर कैसे, अभी बताता हूँ, 2 मिनट दो मुझे, बस इसको सारे को एक्सप्लेन करूंगा। मुझे बताओ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेक्सुअल एंड एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल 2 टाइप्स हो गए। सेक्सुअल हमें पता है, ठीक है, गैमेट्स का फ्यूजन से बनता है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, यानी इसमें सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। यहाँ गैमेट्स का कोई रोल नहीं है। समझ में आया? अब समझो मेरी बात, कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा जो आपको ध्यान रखना है ना। मतलब अगर लोअर क्लासेस से हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने लोअर क्लासेस से, ठीक है, बट अभी भी अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ईस्ट हाइड्रा में कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, बड बनता है छोटा सा, है ना, छोटा सा बड बनता है, ध्यान रखना, फिर वो डिटैच होगा और वो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन, बीच में ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना, वो आधा आधा हो गया। दूसरा फंगस में स्पोर्स का फॉर्मेशन भी होता है। अच्छा, फंगस फ्रैगमेंटेशन से भी, मतलब टूट टूट कर भी, अगर टूट भी जाता है उसको आप जर्मिनेट कराओगे तो क्या होगा, नया फंगस भी बनेगा, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो फंगस में क्या है, स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना, छोटा छोटा गोल गोल स्ट्रक्चर, जो कि फेवरेबल कंडीशंस आने पे जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके वापस से एक फंगल बॉडी बना लेते हैं। प्लेनेरिया, ट्रू रीजनरेशन, ये अपने आप को रीजनरेट करता है। अब ये है, इसको यहाँ से काट दो, ये वापस से रीजनरेट हो जाएगा, इधर से काट दो, वापस से रीजनरेट हो जाएगा। मतलब अगर ये प्लेनेरिया है, आपने इसका ये काट दिया तो ये वापस से क्या करेगा, खुद को रीजनरेट कर लेगा, समझे क्या। तो इसीलिए प्लेनेरिया में क्या मिलता है, ट्रू रीजनरेशन। फंगी, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ये मॉसेस के बारे में ब्रायोफाइट्स में पढ़ा जाता है अच्छे से। तो फंगी, फिलामेंटस एल्गे और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, इनमें कैसा होता है, फ्रैगमेंट्स, इनकी बॉडी ऐसी होती है जो आप फ्रैगमेंट में अगर तोड़ दो और तोड़ के एक फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करा दो तो ये वापस से अपनी बॉडी को बना लेंगे, वापस से ये प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आपने बोला था सर कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते। हाँ बिल्कुल, अरे सबसे लोकल एग्जांपल ले लो, इनफर्टाइल कपल्स, बहुत सारे कपल्स हैं जिनको बेबी नहीं होता, बच्चा नहीं होता, इसका मतलब वो इनफर्टाइल है ना, और इनफर्टाइल है इसका मतलब दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो आ गया ना एक्सेप्शन। दूसरा, वर्कर हनीबीज, हनीबीज में किंग होता है, क्वीन होती है ना, जो फर्टाइल होते हैं, मतलब ड्रोन्स बेसिकली, किंग मतलब ड्रोन्स और हनी क्या बोलेंगे, क्वीन, दोनों आपस में मेटिंग कर सकते हैं, दे बोथ आर फर्टाइल, लेकिन वर्कर हनी बीज क्या होते हैं, वो इनफर्टाइल होते हैं। अब इसके पीछे की अलग कहानी है, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा, म्यूल, ये डोंकी और हॉर्स के क्रॉस कराने से ये प्रोडक्ट आता है, और ये भी होता है कैसा, इनफर्टाइल, ठीक है। और एक इनफर्टाइल कपल, ह्यूमन कपल का तो नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी कारण से जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, नॉट डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है बेटा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब समझते हैं बात सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म का। बेटा मेटाबॉलिज्म का बड़ा सिंपल मतलब है, आप सबने सुन रखा होगा, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जिंदा पर्सन के अंदर जो एक पूरी रिएक्शन हो रही है, पूरी रिएक्शन मतलब सर, मतलब 2 भागों में आप समझ सकते हो, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटा काट बोल रहा ना, काटाबॉलिज्म यानी काट, इसमें ब्रेक होता है, चीजें का ब्रेक होता है, आपने खाना खाया वो ब्रेक हो गया। एनाबॉलिज्म मतलब वही जोड़ना, एसिमिलेशन, इसमें आएगा और एनर्जी और ये बॉन्ड फॉर्म होगा और एक कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज एनाबॉलिज्म। तो कैटा मतलब टूटता है, एनाबॉलिज्म मतलब बनता है। तो टोटल टूटना और बनना मिला करके हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, सारे लिविंग रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। क्या समझ में आया ये बात? मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे बेटा तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, एकदम क्लैरिटी के साथ समझोगे। लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर किया तो आपको कंफ्यूजन 110% आने वाला है। इसीलिए ध्यान से सुनो, अब तक सुन रहे हो आगे भी सुनते रहो, है ना, मजेदार तरीके से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोले सर ये तो फिर इसका मतलब नॉन लिविंग में तो मिलेगा ही नहीं, तो अगर नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा तो बेटा ये डिफाइनिंग फीचर हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था। लेकिन इस पे भी थोड़े ट्रिक्स
या ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। देखो समझो, इट कैन ऑल्सो बी, अभी देखो क्या होता है ना, कभी कभी साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कुछ रिएक्शंस ना आउटसाइड द सेल भी परफॉर्म कराते हैं। आउटसाइड द सेल किसी एक कंडीशन में, जिसको इन विट्रो बोलते हैं, ठीक है। इन विट्रो मतलब आउटसाइड, इन विवो मतलब इनसाइड, हमारे अंदर जो हो रहा है। तो हमारे अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो इन विवो है, बाहर जो हो रहा है वो इन विट्रो है, ठीक है। अब होता क्या है समझो, अगर मान लो कुछ कंडीशंस, ये जो कंडीशंस लिख रखी है मैंने, आउटसाइड द सेल, सेल फ्री सिस्टम। अब सेल फ्री सिस्टम का मतलब बेटा सेल है ही नहीं। और एनसीईआरटी कहती है, 11th की एनसीईआरटी क्या बोलती है कि एटलीस्ट लिविंग होने के लिए एक सेल तो चाहिए बेटा, है ना, देयर हैज टू बी अ सेल। तो अगर ये आउटसाइड द सेल है, सेल फ्री सिस्टम है, टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, या अदर वर्ड्स में इन विट्रो बोल दिया आपको, तो इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दीज आर श्योरली लिविंग रिएक्शन। हाँ बेटा, ये एकदम करेक्ट है कि रिएक्शन जो हो रही है वो लिविंग है, जो हमारे अंदर हो रही है लिविंग रिएक्शन, क्योंकि इससे हम भी जिंदा है। ये लिविंग रिएक्शन जरूर है, लेकिन नॉट अ लिविंग थिंग। ये एक लिविंग थिंग नहीं है। अरे टेस्ट ट्यूब थोड़ी लिविंग है, आउटसाइड सेल बोल दिया, नाम तो यहीं से आपको पकड़ लेना चाहिए कि भाई हाउ डे यू सेइंग आउटसाइड सेल एंड सेइंग इट टू बी अ लिविंग। नो, इट इज नॉट अ नॉन लिविंग, बट इट इज श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। इट इज नॉट अ लिविंग, सॉरी नॉन लिविंग नहीं, इट इज नॉट अ लिविंग बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। यानी टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग है, बट उसके अंदर का रिएक्शन कैसा है, उसके अंदर का रिएक्शन कैसा है बेटा, उसके अंदर का रिएक्शन लिविंग है। समझ में आया ये बात? ये बेटा बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। आउटसाइड द सेल कंडीशन है, इन विट्रो है, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब में बोला, लैब के अंदर कुछ केमिकल नहीं, मतलब मान लो रिएक्शन परफॉर्म कराया जा रहा है, तो बेटा रिएक्शन अगर आपको लिविंग दे रखा है, मतलब रिएक्शन तो लिविंग है, लेकिन जो चीज़ में रिएक्शन कराया जा रहा है, वो जो थिंग है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो नॉन लिविंग है। समझ में आया? इसीलिए लिखा ऑल ऑफ दीज आर श्योरली अ लिविंग रिएक्शन बट नॉट अ लिविंग थिंग। क्या समझा है इस बात को? मेरे सारे बच्चे क्या समझे इस बात को? चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ें समझते हैं। अब आती है बात कॉन्शियसनेस की। बेटा कॉन्शियसनेस हर जगह डिस्कशन होता है। आर यू कॉन्शियस इन क्लास, ऐसा टीचर बोलता है आपको। क्यों बोलता है? बिकॉज क्या तुम जिंदा हो क्लास के अंदर? क्या तुम जिंदा हो? ये कौन बोलता है? टीचर बोलता है, हर कोई बोलता है। अरे दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। इसका मतलब क्या है? आप कुछ अंदर हलचल है आपके, कुछ चीज़ें लेके चल रहे हो। यानी कॉन्शियसनेस को अगर सीधा समझे, देखो कभी कभी क्या होता है ना बेटा, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हम, जैसे मैं आगे आपको पहले बता रहा था, हम टेक्निकलिटी के तौर पे नहीं समझ पाते उनको। यानी साइंटिफिक तौर पे भले ही ना जानते हो, लेकिन लोकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें पता होता है बहुत कुछ, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट। मैं मेरे एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहा हूं। मैंने जैसे पहले बताया था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में, स्टार्टिंग में लेक्चर के, कि अरे ठंडा आने से तो मैं जैकेट पहन के रहता हूं, गर्मी आने से एसी चला के रहता हूं, है ना। कोई अगर मान लो कुछ खतरा आ रहा है तो उसको सेंस करके मैं रिस्पॉन्स भी तो देता हूं, है ना। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, एड्रेनलिन, है ना, बोलते हैं ना कि भाई या तो लड़ जाऊंगा या तो भाग जाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या है बेटा? वही तो है कॉन्शियसनेस, कि आप सेंस कर पा रहे हो और एक रिस्पॉन्स, कोई एक सूटेबल रिस्पॉन्स उसको दे रहे हो। अरे सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है इसका? अरे गरम पतीले को अचानक से हाथ लगाया तो क्या, अरे यार जल गया। क्यों हुआ ये? बिकॉज आप सेंस कर पाए, आपकी बॉडी सेंस कर पाई, दैट मीन्स यू आर कॉन्शियस, ठीक है। तो देयरफॉर एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू इट इज नोन एज कॉन्शियसनेस, ठीक है। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? ऑफ कोर्स ये डिफाइनिंग फीचर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस पेन को कितनी बार खोल के बंद करूँ, ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं भाई ये क्या कर रहे हो, इतने मजे क्यों ले रहे हो मेरे। लेकिन अगर मान लो किसी को आप ऐसे मार रहे हो, अगर किसी के टपली बजा रहे हो, है ना, बजाना मत बेटा, ठीक है, किसी के मान लो टपली बजा रहे हो, वो इरिटेट हो जाएगा कि नहीं? फिर वो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको एक सूटेबल रिस्पॉन्स देगा। समझ पा रहे हो क्या? तो इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइनिंग फीचर है क्या? कॉन्शियसनेस। लेकिन एक बहुत अमेजिंग बात है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक बात है, सेल्फ कॉन्शियसनेस अलग बात है। वो सिर्फ ह्यूमंस में होता है। व्हाट इज सेल्फ? देखो सेल्फ मतलब मैं खुद, हम, मैं, जो भी है। सेल्फ का मतलब मैं खुद, यानी मैं खुद को जानता हूं। मुझे पता है मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। मुझे पता है कि अगर मैं अभी वीडियो देख रहा हूं तो मेरा फुल फोकस यहाँ होना चाहिए, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, ताकि मेरा टाइम बचे और मुझे ये समझ में आए कॉन्सेप्ट। और मुझे पता है कि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मेरे नुकसान क्या है। यानी मुझे मेरा सही और गलत पता है, और अगर मुझे मेरा सही और गलत पता है तो आई एम सेल्फ कॉन्शियस।
देयरफॉर इट इज ओनली फाउंड इन ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स में मिलता है। बाहर चले जाओ, कुत्ते को नहीं पता कि वो नाली के बाजू में सोया है तो उसको क्या नुकसान होगा, या नाली के कीचड़ में सो गया, जाके नाला में घुस के सो गया बिकॉज उसको गर्मी लग रहा था। आपको गर्मी लगेगा, आप जाओगे उधर, नहीं जाओगे, आपको पता है वो आपके लिए नुकसानदायक है, तो आप क्या करोगे, कुछ एक लोकेशन खोजोगे, कुछ भी करोगे लेकिन बेटर करोगे अपने लिए, राइट। इसीलिए सेल्फ कॉन्शियस इज ओनली इन ह्यूमन बींग्स। समझे क्या? अब समझो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि अगर एक पेशेंट कोमा पे है, बहुत समय से कोमा पे है ना, रिसेंट का ही कुछ समय का न्यूज़, एक प्रिंस था, वो बहुत सऊदी अरब का कोई एक प्रिंस था, 20 साल से कोमा में था, उसके बाद ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड बिकॉज ही डाइड। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड बिकॉज ही डाइड। नहीं, कोमा में बेटा डेड नहीं बोलते, कोमा में बोलते सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। इसीलिए कोमा में जब कोई पेशेंट होता है उसको नॉन लिविंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर द मेटाबॉलिज्म इज वर्किंग, द मेटाबॉलिज्म इज वर्किंग, ठीक है, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में एनसीईआरटी भी कहती है क्या, कि ब्रेन डेड बोल सकते हैं आप उनको। हालांकि मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा व्हाट इज ब्रेन डेड एंड क्या है, लेकिन इतना समझो ब्रेन डेड बोल सकते हैं, यानी अगर वो जिंदा हो गया तो लिविंग है, नहीं तो वो डेड हो गया है। नॉन लिविंग जैसा बीच का कोई वो नहीं आता वर्ड, नॉन लिविंग नहीं बोल सकते आप उसको नहीं बोला वो नॉन लिविंग है, उसको या तो बोला वो ब्रेन डेड है, या तो वो लिविंग हो जाएगा नहीं तो डेड हो जाएगा। नॉन लिविंग वाला सिचुएशन नहीं आएगा उसके अंदर। क्या समझ में आई ये बात? समझे? तो ये बड़ा सिंपल सा बात था। पेशेंट लाइंग इन कोमा, मेटाबॉलिज्म यस वर्किंग, आप उसको हो सकता है वेंटिलेटर पे लिटा करके उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा चलवा रहे हो या चल पा रहा है, या किसी तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म वर्क तो कर रहा है, लेकिन खुद का सराउंडिंग का उसको सेंस नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट सेल्फ कॉन्शियस, उसका अच्छा बुरा उसको नहीं पता है, ही इज़ नॉट सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। देयरफॉर ब्रेन डेड, ठीक है। समझ में आई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्शियसनेस तो हो गया हमारा, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, एक पड़ाव पूरा ख़त्म होता है यहाँ पे, है ना, एक सेक्शन लिविंग वर्ल्ड का। अब दूसरे सेक्शन की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ देख लो। अगर आपसे कोई शॉर्ट ने पूछे कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स इन पांचों में से कौन कौन थे, तो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स तो बेटा सीधा सीधा सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। Cell organization, metabolism, consciousness was a defining feature, and what was non-defining feature? Growth and reproduction. Clear? चलो अब दूसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं डाइवर्सिटी क्यों पढ़ना जरूरी है। डाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखो बेटा, डाइवर्सिटी का मतलब भिन्नता, भिन्नता मतलब वैरायटी, अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलती है। भाई शेर अपना एक अलग उसका वो प्रजाति है, कुत्ता अपना अलग प्रजाति है, बिल्ली अलग प्रजाति है, जिराफ का अलग प्रजाति है, कंगारू का अलग प्रजाति है। डाइवर्सिटी तो है ना बेटा नेचर में, देयरफॉर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो बायोडाइवर्सिटी यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इस पृथ्वी पे, जो कि इस अर्थ पे क्या है, प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। समझा? और IUCN के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। बहुत सारे होते हैं बेटा, सुनने में तो मतलब अगर ऐसे बोलो तो 17 से 18 लाख स्पीशीज अब तक आइडेंटिफाइड है, खोजे जा चुके हैं ना। NCERT बोल रही है, IUCN बता रहा है, IUCN का डेटा है, ठीक है। तो 17 से 18 लाख स्पीशीज। अब ह्यूमंस के भी बहुत सारे स्पीशीज हो, मतलब ह्यूमंस के तो एक ही स्पीशीज है लेकिन वैरायटी अलग अलग मिलेगा। अरे शेर के अलग स्पीशीज होंगे, चींटियां की अलग स्पीशीज होंगी, यानी उस स्पीशीज के अंदर ही बहुत सारे सब स्पीशीज टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी बहुत वास्ट है अभी भी येट इट इज़ नॉट डिस्कवरेबल। आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ते हो बायोडाइवर्सिटी में, फिर समझ में आता है और अच्छे से, ठीक है। चलो ये समझ में आया ये बात, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ और हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टिल नाउ, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, इतनी सारी स्पीशीज है बेटा, इतनी सारी स्पीशीज है। अब इतनी सारी स्पीशीज को आपको रैंडमली किसी को बुलाना, कैसे बुलाओगे? कैसे बुलाओगे? कुछ तो तरीके से उसको प्रॉपरली अरेंज करोगे ना। उन्हीं अरेंजमेंट के बारे में अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। इतनी सारी स्पीशीज को, अरे एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, एक फॉर्मेट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिससे हमें समझ में आए कि भाई ये जो बायोडाइवर्सिटी, जो इतनी वैरायटी वास्ट, इतनी मेजॉरिटी में है, इसको कैसे हम प्रॉपरली स्ट्रक्चर करें ताकि हमें जब भी इनके बारे में निकालना हो, कुछ डिटेल समझना हो, तो बड़े इजीली तरीके से हम कर सकें, ठीक है। आओ आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो चलो पहला वर्ड आता है क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन एक जनरल टर्म है ना, इंग्लिश का जनरल टर्म है, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग। कुछ भी चीज़ ग्रुप कर दिया, क्लासीफाई। ये देखो, ये पेन था, पेन को मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है। बॉटल्स को मैंने अलग ग्रुप कर दिया,
ठीक है। क्लोथ्स को मैंने अलग ग्रुप कर दिया, उस क्लोथ्स में भी अलग अलग ग्रुपिंग होगी, एथनिक वेयर कोई और होगा, फॉर्मल वेयर कोई और होगा, पार्टी वेयर अलग तरीके से रखा जाएगा। तो ऐसे करके ग्रुपिंग ही किया ना हमने। अरे सिंपल सा बात, घर पे आपकी मदर क्या करती है, अलग अलग जब सामान राशन घर पे आता है तो अलग अलग तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट करती है ना। चीनी को अलग बोतल में रखो बेटा, दाल को अलग बोतल में रखना, हल्दी को अलग बोतल में रखना। कभी हल्दी और चीनी मिक्स किया है क्या आपने? नहीं किया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कभी मिक्स नहीं किया। इसका मतलब क्लासिफिकेशन एक जनरल बात है, यानी ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग, कुछ भी आपने ग्रुप कर दिया, दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब इसी क्लासिफिकेशन में जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग कैटेगरीज में, बट उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, यहां पे भी आपने उनके कुछ कैरेक्टर्स, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल या कैरेक्टर्स ही देखा था। अरे चीनी को चीनी की तरह देखोगे, नमक नहीं समझोगे उसको आप। समझ रहे हो ना? इसीलिए यहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, लिविंग, लेकिन वहां पे कुछ भी कर रहे थे आप ग्रुपिंग, नॉन लिविंग को कर रहे थे, मतलब सब्जियों को अलग कर रहे थे, जो भी है, बट एनीथिंग यू आर ग्रुपिंग एनीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरियस कैटेगरीज के अंदर बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, उसको एक वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी अगर आपसे पूछे, सिंपल टर्म्स में अगर आपसे पूछे, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको आपने डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग जगह रख दिया, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। पर किसको रखा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब मजा तो तब आएगा, अब मुझे, अच्छा एक मिनट, मजा वाला बात बताने से पहले मुझे एक चीज बताओ, एकदम सिंपल सा चीज बताओ मुझे आप, अगर सिर्फ टेक्सोनॉमी करे तो क्या सफिशिएंट है मेरे लिए? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? ये टेक्सोनॉमी में तो आप सिंपल बेसिस पे आप उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा और डीप जाओगे, यानी थोड़ा उनके हिस्ट्री चेक करोगे, अरे भाई किधर से आया है, कहाँ को जाएगा, पागल लड़का किसको मरवाएगा क्या पता है ना, क्या करवाएगा ये लड़का, कैसा है, कहाँ से आया है, इसकी पूरी डिटेल आप हिस्ट्री चेक कर रहे हो। यहाँ हिस्ट्री से मेरा मतलब है कुछ रिलेशनशिप्स आप पता कर रहे हो इसके पुराने, है ना, परदादाओं के। तो जब आप टेक्सोनॉमी के साथ फाइलोजेनेटिक, यानी सही समझा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जोड़ देते हो बेटा, कनेक्ट कर देते हो, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या समझे? एकदम से निकल गया क्या? सुनो मेरी बात फिर से। टेक्सोनॉमी का सिंपल सा मतलब है ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरियस कैटेगरीज के अंदर, किसके बेसिस पे? कैरेक्टर्स के बेसिस पे। लेकिन जब उसी टेक्सोनॉमी में आप उनका फाइलोजेनेटिक, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हो ऑर्गेनिजम्स के साथ में, तब उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। तब इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। यानी टेक्सोनॉमी के साथ फाइलोजेनी जोड़ दिया, इट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। और अगर आपने फाइलोजेनी नहीं देखा, सिर्फ एक ग्रुपिंग किया, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्लियर है इतनी सी बात? अरे बड़ा सिंपल है बेटा, एकदम कॉम्प्लेक्स बनाते हो आप दिमाग के अंदर, कॉम्प्लेक्स है नहीं उतना। ठीक है, अब समझो, टैक्सोनॉमी में एक वर्ड आपको दिख रहा है टैक्सॉन, टैक्सॉन, टैक्सा, बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। देखो एकदम 2 मिनट में समझाऊंगा, 2 मिनट में समझना मेरी बात को। अच्छा चलो, उसको जाने से पहले, इफ आई हैव रिटन दिस, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। अब इस टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है बेटा? किस बेसिस पे इस टेक्सोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं? तो समझ लो बेटा 5 चीजें। ठीक है, 5 चीजें हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आप कैसे ग्रुपिंग करोगे? तो भाई बाहरी की चीजों को देखोगे, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखोगे, एक्सटर्नल। इंटरनल देखोगे, एनाटॉमिकल। ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल। फिर सेल का स्ट्रक्चर कैसा है सेल, है ना, किस टाइप का है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद क्या देखोगे? डेवलप कैसा हुआ, डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, ठीक है, कैसे डेवलप हो रहा है। दूसरा, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकली में उसका क्या रोल है, क्या कर रहा है वहाँ पे, है ना। अगर एक शेल जंगल में है तो जंगल में उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों है जंगल में, और क्यों इसी जगह पे मिलता है, लेट्स से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या बताती है? बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस है, इसी बेसिस पे हम टेक्सोनॉमी करते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी, ठीक है, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी क्या है? आप इसको दूसरे लेमन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? ये एक मेथड है टेक्सोनॉमी का, टेक्सोनॉमी का एक मेथड है ना। ब्रॉडर टर्म्स में जनरल, मतलब ऐसे कैजुअल टाइप में प्रोसेस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक टर्म यूज होता है कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी या फिर मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज कहीं कुछ और आंसर है, कहीं कुछ और आंसर है। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान देना, वही आंसर है। ठीक है, पहला क्या करोगे? कैरेक्टराइजेशन। अरे आपको कहीं जाना है और मैंने, मान लो एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने आ रहा है, ठीक है,
और मैंने नहीं बताया लड़का आ रहा है लड़की आ रहा है, मैंने बोला कोई तो आ रहा है, तो बोलोगे ना भाई कौन आ रहा है, पहले कैरेक्टर्स आप जानना चाहते हो ना उसका कि कौन है, कैसा है, क्या है, दिखने में, वो दिखने में ना भूरा भूरा हो गया, अच्छा तो तुम लड़के की बात कर रहे हो क्या, समझ पा रहे हो। अरे आपको कभी कोई चीज याद नहीं आता है तो आप सामने वालों को कैसे डिस्क्राइब करते हो, अरे बेटा उसका ना ऐसा कलर था, है ना, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, उसने ये चीजें कर रखी थी, तब जाके वो समझता अच्छा ये कौन से जेंडर की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, फीमेल की बात कर रहा है। मान लो कोई नया सब्जी देख लिया आपने, आपको नहीं पता है और सामने वाले को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, अरे वो ना ग्रीन कलर का था, उसमें ऐसे लीफ जैसा निकला था, है ना, बहुत सारे लीफ, एग्रीगेट ऑफ ऐसे लीव्स थे उसमें, है ना, और पत्ते बहुत ज्यादा थे, लीव्स थे, उसको हम खाते हैं, तो वो बोलेगा अच्छा पत्ते गोभी की बात कर रहे हो क्या आप, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप पहले तो क्या करते हो, कैरेक्टराइज करते हो, उसके बारे में जानते हो, अच्छा ये ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करते हो, अच्छा ये है क्या, समझ पा रहे हो क्या। तो फर्स्ट यू विल डू कैरेक्टराइजेशन, देन यू विल डू आइडेंटिफिकेशन। एक बार आइडेंटिफाई हो गया, आप समझ गए कि अच्छा ठीक है, मान लो लेट से ये पेन के बारे में बात करूं, तो आप आइडेंटिफाई कर लिया आपने ये पेन है, तो आप इसको कहाँ क्लासीफाई कर दोगे, पेन की कैटेगरी में। और अगर नहीं है कहीं क्लासिफाइड तो इसका बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसको क्लासिफिकेशन कर दोगे। अगर नाम है तो वेल एंड गुड, नाम नहीं है तो फिर लास्ट में क्या करोगे, इसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर नाम में क्या करो, लास्ट में क्या करोगे, नॉमेनक्लेचर। समझ में आया। तो ये चार मेथड्स हैं। क्या क्या फिर से सुनना, कैरेक्टराइजेशन सीक्वेंस में है ये सारे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद बता बेटा क्लासिफिकेशन, उसके बाद बेटा नॉमेनक्लेचर। समझे क्या, ये चार चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉमेनक्लेचर में जाने से पहले, चलो ठीक है, चलो नॉमेनक्लेचर ठीक है। नॉमेनक्लेचर बेटा हम सब 10th क्लास तो पास किया ना बेटा, सबने पास किया है, सब जानते हैं। आप सबने IUPAC का नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही होता है नेमिंग, अरे नाम देना। मान लो नाम है तो ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म को आपने खोजा, उसका नाम था तो था, लेकिन नहीं है तो आप दोगे ना नाम, बिकॉज आपने खोजा तो आप नाम दोगे, ठीक है। अब नाम भी देखो ना, दो तरीके के हो सकते हैं। पहले तो ये समझते हैं नेम्स होते कैसे हैं, दो तरीके के, एक तो लोकली जो बोला जाता है और एक साइंटिफिकली जो साइंटिस्ट देते हैं। अब दोनों में एक्यूरेट क्या है, देखो लोकल नेम में थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। हो सकता है मेरे यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सब्जी को कुछ नाम से बुलाते हो, आपके यहाँ पे कुछ और नाम होगा। आप लोग बात सेम चीज़ कर रहे हो, सेम चीज़ की कर रहे हो, खाने आपको सेम चीज़ है, लेकिन सामने वाले को बता नहीं पा रहे हो कि वो सेम चीज़ है, वो सेम चीज़ आप बता नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो गए हो। क्यों? बिकॉज लोकल नेम थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो लोकली तो चल जाते हैं लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज कहीं और कुछ और बात होता है ना। यहाँ पे आलू बोलते हो, जर्मनी में जाके आलू आलू करोगे तो थोड़ी देगा वो, समझ पा रहे हो। जर्मनी में तो नहीं होगा आपका ये काम, तो कुछ तो ऐसा नाम होना चाहिए ना। इसीलिए सीन में कौन आता है, साइंटिफिक नेम, जो कि यूनिवर्सली एक ही नाम देता है और एक्सेप्टेड होता है। मतलब एक मैंजीफेरा इंडिका अगर आप वर्ड बोलने जाओगे किसी को भी, और जो भी साइंटिस्ट को अगर आप बोलोगे, उसको पता है मैंजीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो की बात कर रहा है ये लड़का, समझ पा रहे हो। इसीलिए साइंटिफिक नेम जरूरी है कि एक नाम दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज या किसी एक पर्टिकुलर थिंग को, दोबारा उसका दूसरा नाम नहीं हो, ठीक है। चलिए अब इसी नॉमेनक्लेचर के संदर्भ में या इसी नॉमेनक्लेचर के पॉइंट पे हम एक पर्सन की बात करते हैं जिसका नाम है कैरलस लिन्नेस। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया कि भाई यही सिस्टम से नाम रखा जाए, यही सिस्टम से नाम रखो। नाम रखता कौन है वैसे हम आगे देखेंगे अभी, और आपको शायद पता भी होगा, पता होगा तो वेरी गुड, नहीं पता होगा तो आगे बताऊंगा अभी जस्ट। तो क्या बोला मैंने, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरलस लिन्नेस ने। बाई मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। वो दो कंपोनेंट्स क्या है, जीनस का नाम पहला और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो पहला किसका, जेनेरिक नेम यानी जीनस, इसका पहला क्या है, ये जीनस है, ठीक है। जेनेरिक नेम मतलब जीनस, ठीक। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज की बात कर रहा है, समझे। आओ आगे समझते हैं इसके बारे में। अब एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका का, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में यूज किया गया है और ये बहुत जल्दी बच्चों को याद भी होता है। मैंजीफेरा इंडिका का मतलब क्या है, मैंगो की बात कर रहा है, मैंगो की। तो देखो ये जो मैंजीफेरा मैंने लिखा है, स्टार्टिंग किससे लिखा है, कैपिटल लेटर से। तो पहला जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। सेकंड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, या स्पीशीज, एंड स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। लास्ट में ये क्या लिखा है सर आपने, लिन, मतलब ये जो लास्ट वर्ड है ये बताएगा वो साइंटिस्ट कौन है जिसने इसको इन्वेंट किया था या जिसने इसको खोजा था। इन्वेंट क्या बोलूंगा, खोजा था,
ठीक है, जिसने इसको खोजा था। तो लिनेस वो व्यक्ति थे जिसने मैंजीफेरा इंडिका खोजा था, उसका नामकरण किया था। तो ऑथर का नाम हमेशा स्पीशीज के बाद या पूरा बायोलॉजिकल नेम के बाद आता है, पहली बात। लिन जो होगा वो ऑथर का नाम होगा, ठीक है, और हमेशा एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब शॉर्ट फॉर्म में होगा, शॉर्ट फॉर्म में होगा, पूरा पूरा नहीं लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में होगा, समझे क्या। और हमेशा याद रखना ये कभी भी अंडरलाइन नहीं होगा, कभी भी अंडरलाइन नहीं होगा। और इसके बारे में अभी रूल्स पढ़ेंगे। ये तो देखो मैंने जो पर्पल कलर से इसको अंडरलाइन कर रखा है ना, क्यों कर रखा है बताऊंगा अभी, थोड़ा धीरज रखो। लेकिन ये बात समझ में आई, ये स्पेसिफिक एपिथेट के बाद होगा, ये है क्या, ऑथर का नाम है, ये हमेशा एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा, ये कभी अंडरलाइन नहीं होगा और हमेशा रोमन में लिखा जाएगा। समझो अभी बात को कैसे बता रहा हूं मैं। अब रूल्स क्या है, रूल्स में आपको सारी चीजें समझ में आएगी, जो भी मैंने ऊपर करामात किया है सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान देना बस। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक, पहला तो लैटिनाइज्ड होगा। लैटिनाइज्ड क्यों होना चाहिए, ताकि वो ये बताए कि ये लैटिन ओरिजिन का है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कहीं से भी हो। वो जर्मनी से तुम उठाओ, इंडिया से तुम उठाओ, कैम्बोडिया से तुम उठाओ, म्यांमार से उठाओ, चाइना से उठाओ, पाकिस्तान से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, उसको लैटिनाइज्ड वे में लिखना है आपको। क्यों लैटिनाइज्ड वे में लिखना है, बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, उसमें जो ग्रामर बन चुके हैं वो चेंज नहीं हो सकते अब, और क्योंकि चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा बेटा, इसीलिए उसको यूज करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला, लैटिनाइज्ड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन हो। दूसरा क्या कंडीशन है कि इसको जब आप प्रिंट करेंगे, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, जब आप प्रिंट करेंगे, यानी जब आप वर्ड शीट निकालेंगे उसको प्रिंट करते हुए, तो उस साइंटिफिक नेम को आप इटैलिक्स में लिखेंगे। वो इटैलिक थोड़ा टेढ़ा होता है ना, ऐसे ऐसे वो टेढ़ा करके लिखेंगे आप, वो इटैलिक्स है ना, वो फॉन्ट आता है उसमें वर्ड फाइल में। आप कभी भी देखना, अगर कोई बढ़िया पेपर है, रिसर्च पेपर या कोई भी, अगर उसने किसी भी स्पीशीज़ का नाम दे रखा है, किसी भी स्पीशीज़ का नाम दे रखा है बेटा, वो हमेशा इटैलिक्स करके प्रिंटेड रहेगा, इटैलिक्स करके प्रिंटेड रहेगा, नो डाउट। लेकिन अगर हाथ से लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा इधर, हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक साथ नहीं अंडरलाइन करेंगे। मैंजीफेरा और इंडिका एक साथ नहीं अंडरलाइन होगा, अलग अलग अंडरलाइन होगा, समझ में आया, ठीक है। तो अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। अच्छा, ऑथर का नाम, नेम ऑफ ऑथर इन एब्रीविएटेड फॉर्म एंड एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। अब देखो ऑथर का नाम लैटिन में नहीं लिखेंगे बेटा, ना लैटिन कोई ऐसा लिखा नहीं है, लैटिन में लिखना है, किस में लिखना है, कुछ नहीं, सिंपल ऑथर का नाम लिखेंगे। तो जब सिंपल लिखेंगे, लैटिन में नहीं लिखेंगे, तो कॉमन सा बात है, आप इसको कैसे लिखेंगे, रोमन। रोमन मतलब सिंपल, जो नॉर्मल तरीके से लिखते हो वैसा है, जैसा टाइपिंग किया आपने लिखा, दैट इज काइंड ऑफ अ रोमन, जो मैंने भी लिखा है काइंड ऑफ अ रोमन, ऐसा समझो, डिटेल में नहीं जाएंगे राइटिंग्स के, ठीक है। तो यानी नेम ऑफ ऑथर कैसा होगा, किस में होगा, रोमन के अंदर होगा। लेकिन ये कैसा होगा नेम, लैटिन के अंदर, लैटिनाइज्ड, समझे। ये 5 बात आपके दिमाग में घुसी, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चंस आते हैं ये बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हो जाता है और सिली मिस्टेक्स होता है। इसीलिए ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन और क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं जैसा आपको पहले बता रहा था, कौन करता है इनका नामकरण, कौन है वो जो इसका नाम देता है। हाय, ध्यान दो, अगर प्लांट्स है तो उसका नाम कौन रखेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। इंटरनेशनल कोड याद रखना, इंडियन कोड मत ध्यान रखना, इंटरनेशनल कोड है ना, इंडियन है तो इंडिया को पहले रखेंगे, नहीं गलत हो जाएगा फिर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और अगर जूलॉजी यानी एनिमल का नाम देना है तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये डिसाइड करेंगे। इनका एक कमेटी है ना, ऐसा नहीं होगा कि बॉटनी वाले जूलॉजी का दे रहा है, जूलॉजी वाले बॉटनी का दे रहे हैं, फिर दोनों मिलके आपस में कंफ्यूज है, नहीं, इसका अपना एक पूरा कमेटी है, उसका अपना कमेटी है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना है आपको। चलो NCERT में भी दिया है। अब बेटा समझते हैं मुद्दे की बात, आगे जैसे मैं बता रहा था आएगा चीज़ें, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। बेटा देखो, लाइफ में हर जगह आप जाओगे ना, आपको हायरार्की मिलेगा, आपको हायरार्की मिलेगा, एक सीक्वेंस मिलेगा। हायरार्की मतलब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट। अब वो चाहे छोटा से बड़ा हो, सॉरी बड़ा से छोटा हो, या छोटा से बड़ा हो, या वाइस वर्सा, जो भी बोल लो आप। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्योंकि टेक्सोनॉमिकल बात कर रहे हैं तो ये क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अरेंजमेंट, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अरेंजमेंट, अगेन रिपीटिंग, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कैटेगरीज मतलब एक कैटेगरी, दो, अरे बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं ना, कोई एक कैटेगरी का है, कोई दूसरे कैटेगरी का है, कैटेगरी A, कैटेगरी B, जैसे बहुत सारे कैटेगरी बनाते हैं ना, जब आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हो, ये VIP कैटेगरी है, ये जनरल कैटेगरी है, ये महा जनरल कैटेगरी है, जो भी है समझ रहे हो। तो कैटेगरीज, इसमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो अरेंजमेंट उन कैटेगरीज का, ठीक है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर में,
ठीक है, उसको क्या बोला आपने, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। एक सीक्वेंस जो फॉलो हो रहा है उसको हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये वन शॉट है और आपको वन शॉट में चीज़ें घुसनी चाहिए, है ना। अगर आप रिवीजन के मूड से बैठे हो तो बेटा रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था टेक्सॉन वगैरह के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। टेक्सॉन, अब बेटा टेक्सॉन का मतलब क्या होता है, सिंपल सिंपल समझना, दिमाग मत भिड़ाना, जैसा बोल रहा हूं वैसा समझना, वरना माथा खराब हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। टेक्सॉन, टेक्सॉन का मतलब होता है एक सिंगल, टेक्सॉन सिंगल, टेक्सा मतलब प्लूरल, मतलब बहुत सारा, ठीक है। अच्छा, टेक्सॉन मतलब जब आप किसी चीज को विजुअलाइज कर पाओ। अगर मैंने कुत्ता बोला, क्या सोच पा रहे हो कुत्ता, बिल्ली बोला, क्या सोच पा रहे हो। अच्छा, मैमल्स बोला, क्या सोच पा रहे हो, प्राइमेट्स बोला, क्या सोच पा रहे हो। तो सोचना क्या है वैसे, मैमल बोला तो, अब मैमल बोला तो मतलब मेमोरी ग्लैंड्स भी होगा सर। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड्स होगा, हेयर्स होगा सर उसका, ओहो हो, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ में आया सर। इसका मतलब अगर मैं कुछ बताया आपको, आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, है ना। वो सिंगल एक पर्टिकुलर चीज़, कुत्ता बोला वो टेक्सॉन है, ठीक है। मैमल्स बोला मैंने, चलो ब्रॉडर टर्म्स बात करते हैं। मैमल्स, मैमेलिया, वो टेक्सॉन है। कार्निवोर्स मतलब दांत बड़े बड़े होंगे, कैनाइंस होंगे, खा सकते, चीड़ फाड़ कर सकते, नाखून लंबे लंबे हो सकते हैं उनके, है कि नहीं, तो वो क्या हो गए, कार्निवोर्स। प्राइमेट्स मतलब बंदरों की याद आ रही है आपको, प्राइमेट्स, ठीक है। तो क्या बोला, टेक्सॉन का मतलब होता है किसी एक सिंगल यूनिट की आप बात कर रहे हैं। मैमल मतलब मैमल, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे वो मैमल्स। लेकिन जब आप मैमल और कार्निवोर दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों एक साथ आ गए, अभी आगे देखेंगे, मैं एक सीक्वेंस पढ़ाऊंगा आपको, मैमल और कार्निवोर दोनों एक साथ आ गए, वो हो गया टैक्सा। मोर देन वन टैक्सॉन इज टैक्सा, यू मे से दैट, मोर देन वन टैक्सॉन, एक से ज़्यादा टैक्सॉन होगा टैक्सा हो जाएगा वो, ठीक है। दोनों में अंतर क्या पता है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सॉन एंड टैक्सा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ग्रामेटिकल डिफरेंस है ना। टैक्सॉन इज सिंगुलर एंड टैक्सा इज प्लूरल, इसलिए तो यहाँ पे लिख दिया बेटा ताकि आपको इजीली समझ में आए। अरे एनसीईआरटी में पीएल करके टैक्सा लिखा है, देखना जाकर के, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो टैक्सॉन, प्लूरल, टैक्सा, इसका एग्जांपल मैमल, कार्निवोर, प्राइमेट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी चीजें हो सकती है, समझे। अब कैटेगरी, रैंक, लेवल, ये क्या होता है बेटा, कैटेगरी। अच्छा चलो, कैटेगरी, रैंक, लेवल एक ही चीज है। मान लो रैंक की बात करते हैं बेटा, रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, एक ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन रैंक बोला मैंने तो किसी के दिमाग में आपका कुछ आ रहा है क्या। मैंने बोला उस पर्सन का फर्स्ट रैंक आया था, आप बोलोगे सर किसकी बात कर रहे हो। फर्स्ट रैंक तो ऑल इंडिया में सबको आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, हर एक क्लास में एक फर्स्ट रैंकर्स होता है। आप बात किसकी कर रहे हो, नाम बताओ। मैं बोलूंगा राजू चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी अय्यर का फर्स्ट रैंक आया था, आप बोलोगे अच्छा उसका आया था, मतलब अब विजुलाइज कर पा रहे हो क्या। यानी सिर्फ रैंक बोला तो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन टाइप आ गया उसका। जैसे इस केस में क्या होगा, जब टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, क्लास बोला, ऑर्डर बोला, स्पीशीज बोला, ठीक है। दैट इज व्हाट अ कैटेगरी। एक रैंक एक पोजीशन है, ठीक है ना, एक लेवल है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कैटेगरी, रैंक और लेवल। आपको समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। मैंने फिर से रिपीट करता हूं, टेक्सॉन का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैंने टेक्सॉन मैमेलिया बोला तो आपको इमेजिनेशन आ गया कि अच्छा ये मैमल है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपको चित्र बना। लेकिन जब मैंने एक लेवल, एक रैंक बताया तो आपको पता अच्छा एक हायरार्की है, ये एक हायरार्की है जिसमें इनको रखा गया है, समझे। वो कैटेगरी, लेवल या रैंक होता है। अरे आर्मी वालों को जानते हो ना, आर्मी में भी देखो बहुत सारे रैंक होते हैं ना, ब्रिगेडियर है ना, लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अब अगर मैंने ब्रिगेडियर बोला तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे तो रैंक बोल रहे हो सर, नाम बताओ किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर मैं कोई भी XYZ एक किसी आर्मी पर्सन का नाम लूंगा, तब आप बोलोगे अच्छा इनकी बात कर रहे हो क्या सर, आप इनकी बात कर रहे हो क्या, तब आपको समझ में आएगा, समझे। तो उस लेवल ऑफ रैंक के साथ जब मैंने एक नाम जोड़ा तो आपको उसका इमेजिनेशन हुआ, यानी जो रैंक है वो बस एक डेजिग्नेशन है, ठीक है। पर टेक्सॉन जब मैंने बोला तो मैं पर्टिकुलर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, समझ में आया। और टेक्सा का तो मतलब बहुत सारे टेक्सॉन हो गए, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, टेक्सा, सॉरी, मैमल और कार्निवोर या प्राइमेट तीनों की बात करूँ तो टेक्सा, समझे। चलो अब क्योंकि हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं बेटा, या क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया था, हायरार्की पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो ये बात पक्का है, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बहुत सारा स्टेप्स लगता है इसके अंदर, ठीक है। उसी बेसिस पे 7 ऑब्लिगेट हायरार्की या कैटेगरीज हम देखते हैं, समझते हैं उस बात को। चलो तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज देखते हैं।
7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बेसिक्स। अब हम एंड की तरफ पहुंच गए एंड आपको बधाई देता हूं अगर यहां तक सुन रहे हो, तो यहां तक अगर सुन रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन, है ना, ये वीडियो में आप जीत गए। समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा बचा है, बस समझो और खत्म करेंगे इस चीज को। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है बेटा, ऑब्लिगेट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन से? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम। इसको याद रखने का तरीका बड़ा एक सिंपल सा वो है, क्या बोलूंगा आप, तरीका है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, यहां लिख रहा हूं मैं, बस आप सुन लो, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। अच्छा, फाइलम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए। डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट्स के लिए, इसीलिए फाइलम और डिवीजन लिखा। ये जो स्पीशीज है लोएस्ट या बेसिक कैटेगरी है, लोएस्ट या बेसिक कैटेगरी है, और ये जो किंगडम है ये हाईएस्ट है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, इनके बीच में भी ना सब आप बोल सकते हो कैटेगरीज आ सकती हैं, लेकिन ये 7 मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, ये 7 इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में कुछ कुछ आता है, डोमेन आता है ना, ट्राइब आता है, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग आते हैं, उसके बारे में हमें फिलहाल नहीं पढ़ना है, उतना ध्यान नहीं देना है। मिल गया कहीं पे तो बस ध्यान दे लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये 7 है, ठीक है। अब समझते हैं, ठीक है। मैंने याद करो टेक्सोनॉमिक हायरार्की का अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज किसमें? या तो छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, ठीक है। तो वैसे ही जब स्पीशीज से किंगडम की तरफ आप मूव करोगे तो जो कॉमनैलिटी है, कॉमन कैरेक्टर्स है, वो घटता चला जाएगा। कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा? घटता चला जाएगा। समझा क्या इस बात को? दूसरा, जितना छोटा टैक्सा होगा, अब बोलोगे सर टैक्सा क्यों बात कर रहे हो, टैक्सॉन क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटा हम यहाँ कंपैरिजन ना एक से ज़्यादा कैटेगरीज की कर रहे हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कैटेगरीज हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो, मैं ज़्यादा बोलूँगा कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल इतना समझो, क्योंकि एक से ज़्यादा हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, एक से ज़्यादा चीज़ों का, एक से ज़्यादा कैटेगरीज का, है ना। हम ऐसा नहीं बोल रहे सिर्फ स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, हम स्पीशीज़ को जीनस के साथ भी देख रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं जब ऊपर चलता चला जा रहा है तो क्या हो रहा है? कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब हम तो स्पीशीज़ को जीनस से, जीनस को फैमिली से, ऑर्डर से, है ना, क्लास, फाइलम, इससे कंपेरिजन करते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोला? लोअर द टैक्सा मोर सिमिलैरिटीज दे शेयर। टैक्सा इसलिए वर्ड यूज किया, जितना कम होगा टैक्सा, मतलब जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाएंगे, इसको दूसरी शब्दों में अगर बोलूं तो वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता जाएगा? कॉमन होता जाएगा, यानी उतना ज़्यादा वो सिमिलैरिटी शेयर करते जाएंगे। अरे मुझे बताओ, आप 2 बिल्लियां आपस में सेम दिखती है ना, लेकिन वही टाइगर और बिल्ली, एक तरह से बोलते तो है कैट फैमिली, लेकिन सब चीज़ सेम है क्या उसका? शेर दहाड़ता है तो आप भाग जाते हो, बिल्ली म्याऊं करती है तो भागते हो क्या? उल्टा भगाते हो उसको आप, समझे क्या? तो वही चीज़ बोल रहा है, मोर सिमिलैरिटीज दे शेयर, ठीक है। जितना लोअर होगा टैक्सा उतना सिमिलैरिटीज वो शेयर करेंगे। समझा इस बात को? अब समझो, हायर इज द कैटेगरी, देखो ये कैटेगरीज है सारे, ठीक है। जितना ज़्यादा हाई होगा कैटेगरी का उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। अरे कॉमन सा बात है, ये एकदम ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, समझना इस बात को। मुझे बताओ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हुए हैं। स्पीशीज़ के तौर पे अगर बताओ, स्पीशीज़ के तौर पे मैं किसका एग्जाम्पल लूँ? चलो बिल्ली का एग्जाम्पल लेता हूँ, बिल्ली कुत्ते का। अब स्पीशीज़ के तौर पे क्या मैं, बिल्ली सेम है? आप, हम सब सारे ह्यूमन बींग्स, क्या बिल्ली, कुत्ते या बाकी जो एनिमल्स, लेट्स से पॉरीफेरा, है ना, पॉरीफेरा के जैसे दिखते हैं, प्लैटीहेल्मेंट्स के जैसे दिखते हैं? नहीं। लेकिन किंगडम लेवल पे तो सब एक साथ आते हैं ना। अभी एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हम, किंगडम लेवल पे एक साथ आते हैं, यानी देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। अरे फ्लैटवर्म्स का एक स्ट्रक्चर अलग है, हमारा स्ट्रक्चर अलग है ना। फ्लैटवर्म्स यानी वो एकदम फ्लैट होते हैं, चपटा होते हैं, टेपवर्म वगैरह उसमें एग्जांपल आते हैं। तो जब इतना फ्लैट एकदम चपटा होते हैं, उसको हमसे कैसे कंपेयर किया? किंगडम लेवल पे कंपेयर हो रहा है। यानी सोचो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा क्या? अरे 110% बढ़ा। हमारा मेटाबॉलिज्म, उनका मेटाबॉलिज्म, बड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। उनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, हमारे में है। समझ पा रहे हो? उनमें सकर्स लगे होंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फ्लैटवर्म्स की बात कर रहा हूँ। सकर्स लगे होंगे, सब में भले ना मिले लेकिन कुछ कुछ में मिलता है। सकर्स लगे होंगे ऐसे, ताकि वो अपने होस्ट को हुक करके उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर सके। हमें सकर्स लगे हैं क्या? हम थोड़ी किसी का ऐसे डांट खा के उससे खून चूसते हैं, नहीं ना भाई, हम ड्रैकुला नहीं हैं। समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप हायर होते जाते हो, यानी कैटेगरी में ऊपर चले जाते हो, हायर इज द कैटेगरी, उतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप एकदम से डिवाइड नहीं कर पाओगे,
है ना। अब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, समझ रहे हो। तो ये उसका मतलब है। अब समझो, एक चीज नोट करने वाला बात है, दीज कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। एक मिनट, हाँ 1 मिनट देना बेटा। हाँ, दीज कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। ये अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, भिन्नता है, डिफरेंस है सब में। बट ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है। मतलब आपने इनको सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे ये एक साथ रखा, सिर्फ वही नहीं है, ये अलग अलग हैं। अगर आपने किसी एक किंगडम बोल रहा हूँ, किसी एक कैटेगरी में प्लेस किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर मतलब बोलोगे ना मॉर्फोलॉजिकली आपने उनको ला के रखा है, नहीं। बायोलॉजिकल एंटिटीज और ये अलग अलग है। मतलब अगर एक कुत्ता और बिल्ली को आपने एक जगह रखा है ना, आगे जब हम कार्निवोरा में देखेंगे दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो जब एक साथ वो आ रहे हैं तो मुझे खुद बताओ आप, जब वो एक साथ इधर आके बैठे हैं तो क्या वो दोनों सेम हैं? नहीं, दोनों इंडिविजुअल है ना। समझ पा रहे हो क्या? तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक। फिर से रिपीट करता हूँ शॉर्ट में, आई होप आपको अभी तक क्लियर हो रहा होगा चीज़ें। नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज होंगी, ठीक है। और क्योंकि सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज होंगी तो हायर जितना ज़्यादा होगा उतना कॉम्प्लेक्स होगा उनको डिफ्रेंशिएट करना। सिमिलैरिटीज़ में, अरे सिमिलर दो पेन को तो आराम से आप छाट सकते हो ना, लेकिन अगर पेन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दो तो कैसे छाट पाओगे उसको? या ह्यूमंस की कॉम्प्लेक्सिटी या दूसरा ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दोगे तो कैसे छाट पाओगे? समझ पा रहे हो? वैसे ही जितना छोटा टैक्सा होगा, लोअर द टैक्सा, उतना सिमिलैरिटीज़ आएंगे, उतना सिमिलर या सिमिलैरिटीज़ वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे। ये बड़ा उसका सिंपल मतलब है। तीसरा चौथा बात कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, दीज कैटेगरीज, सॉरी ये जो कैटेगरीज है इसमें डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ रहते हैं। बायोलॉजिकल एंटिटीज़ जो भी रह रहे हैं, है ना, कुत्ता बिल्ली भेड़ भालू बकरी जो भी है, वो सब क्या है? एक इंडिविजुअल है, सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेट किए हुए प्राणी नहीं है, है ना, वो इंडिविजुअल है, उनका इंडिविजुअलिटी है। समझ पा रहे हो इस बात से? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो पहुंच गए। अब एक चीज आपका टेबल आता है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि इससे बहुत बार फिल इन द ब्लैंक सेटेड क्वेश्चंस है ना, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो याद करने का मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई करो, दोनों लोग ट्राई करेंगे याद करने का, ठीक है, मजे तरीके से समझो। मैन को होमोसेपियंस बोलते हैं बेटा, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि कोई भी ऐसा बच्चा हो क्लास में जो सुन रहा है इस लेक्चर को, वो कह दे कि सर मैंने होमोसेपियंस वर्ड नहीं सुना। फिर भी मान लिया कि चलो नहीं सुना, अब सुन लो, ठीक है। होमोसेपियंस बोलते हैं किसको? मैन को। तो जीनस क्या हो गया? होमो। जीनस हो गया होमो, और उसी से उसका फैमिली आ गया। होमो का फैमिली होमिनिडेई। होमो का फैमिली कौन? होमिनिडेई। अच्छा, अब ये ऑर्डर, ये तो ध्यान रहता है क्योंकि जब हम एनिमल किंगडम भी पढ़ते हैं तो हमें पता होता है ऑर्डर क्या? प्राइमेटा, क्लास मैमल्स के अंदर हम सब मैमल्स हैं, ठीक है, वी आर ऑल मैमल्स, ठीक है। तो क्लास मैमेलिया और कॉर्डाटा। कॉर्डाटा का मतलब नोटोकॉर्ड वगैरह मिलता है यहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम हमको मिलता है, तो इसलिए क्या नाम दिया इधर? कॉर्डाटा। फाइलम क्या है? कॉर्डाटा, ठीक है। डिवीजन नहीं है, फाइलम है। डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे? प्लांट्स के लिए। समझे इस बात को? आओ दूसरा आप समझते हैं। हाउस फ्लाई इज नोन एज मस्का डोमेस्टिका। बड़ा इजी नाम है बेटा, एकदम मुंह ज़बानी याद होता है, अभी समझाऊंगा एकदम समझ जाओगे। डोमेस्टिका मतलब घर में मिलता है ना, डोमेस्टिक है ये, घर पे मिलता है। अब मस्का मतलब कभी देखे होगे मक्खी को ऐसे बैठे हुए, ऐसे हाथ करता है, तो इसका मतलब क्या है कि आज तो तुमको मक्खन लगा के छोड़ूंगा मैं, मस्का लगाऊंगा एकदम तुमको, बोलते हैं ना, इसीलिए इसका क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। तो जीनस क्या हो गया? मस्का, है ना। और मस्का दे, इसको मस्का दे, यही बोलता है ना, इसको मस्का दे, मस्का दूंगा मैं, इसीलिए क्या नाम हुआ? मस्कीडेई। बस एक नाम ध्यान रखना, डिप्टेरा, ठीक है, एक नाम बस ध्यान रखना, डिप्टेरा। बाकी ये याद रहता है क्लास कौन सा? इंसेक्टा, इंसेक्ट है इसलिए इंसेक्टा क्लास है। और फाइलम की अगर बात करूँ तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। क्लियर? एनिमल किंगडम में आप पढ़ोगे आर्थ्रोपोडा क्या है। अब आते हैं दो प्लांट्स के बारे में, दो एनिमल्स के बारे में दिया है, दो प्लांट्स के बारे में, बड़ा इजी है। मैंगो के बारे में अगेन बोला मैंने, एनसीईआरटी हर जगह यूज कर रहा है एग्जांपल, मैंजीफेरा इंडिका। तो जीनस तो आपको याद हो गया, मैंजीफेरा, ठीक है। अब फैमिली क्या हो गया? एनाकार्डियेई, है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एनाकार्डियेई, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है? सैपिंडेल्स। देखो सैप मतलब जूस होता है, तो मैंगो में जूस मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोला? सैपिंडेल्स, ठीक है, डेल सैपिंडेल्स। क्यों? जूस मिलता है, सैप। अच्छा, डाइकॉट, दो सीड्स है ना, सॉरी दो कॉटिलेडॉन्स है, नॉट दो सीड्स, दो कॉटिलेडॉन्स है, इसलिए इसको क्या बोला? डाइकॉट्स क्लास। और एंजियोस्पर्म के अंदर ही आता है, फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म,
ये क्या है, डिवीजन है बेटा, है ना। ये फाइलम डिवीजन, वो फाइलम और डिवीजन लिख रखा है, पर हो सकता है आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछ ले कि बेटा ये डैश ऊपर वाला क्या है, और इसके लिए पूछ ले, बाकी सब हटा के इसके लिए पूछ ले, तो डिवीजन होगा वहां पे, समझे। चलो अब वीट बड़ा इजी है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम कैसे याद रखोगे, अरे 3 टाइम गेहूं तो खा ही लेते हो, रोटी 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 3 टाइम जनरली लोग खा लेते हैं, रात को रोटी, दोपहर को भी रोटी खा लेते हो, सुबह भाई पराठा वराठा खा के चला गया। मान लो रोटी से बोर हो गया तो पोहा खा लो, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, पहले बायोलॉजिकल नेम कैसे याद रखोगे, ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस क्या हो गया, ट्रिटिकम। अब पोहा खा लो, पोहा 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 मतलब, ठीक है, पोएसी पोएसियई, ठीक है। और ऑर्डर की बात करूं तो पोएल्स, देखो पोहा से वो याद हो गया, पोएल्स, ठीक है। और ये मोनोकॉट है, सिंगल सीड होता है इसलिए कॉटिलिडॉन होता है इसलिए मोनोकॉट बोला, और ये भी एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है, बिकॉज इस टेबल से क्वेश्चन आते हैं। अब आओ कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, ठीक है, उसी में आपको ये समझ में आएगा स्पीशीज ऑर्डर और बाकी चीजें, ठीक। अब सॉरी 1 मिनट दो बस, रुक जाइए, चलिए, आई होप इससे आपको दिख रहा होगा और परेशानी नहीं होगा। चलो देखो, ये हायरार्की तो हम समझ चुके हैं, अब समझना, देखो मैं चलो पहले किंगडम एनिमलिया की बात करता हूँ, एनिमल्स की बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है स्पीशीज लेवल पे, कौन, लियो टिग्रिस और लेपर्ड के बारे में, यानी पार्डस के बारे में, लेपर्ड, ठीक, ये सब स्पीशीज हैं। अब स्पीशीज में क्या है, कॉमन कैरेक्टर शेयर होता है, ठीक। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, सेम आता जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज ऑर्डर, एंड रिलेटेड ऑर्डर इज क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज क्लास, फिर रिलेटेड क्लास इज फाइलम और डिवीजन, एंड रिलेटेड फाइलम ऑफ डिवीजन और डिवीजन इज किंगडम, ठीक है। तो टाइगर लेपर्ड और लायन, ये सब क्या है, स्पीशीज। इनका जीनस क्या होगा, ठीक है, इनका जीनस क्या होगा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पी पार्डस शॉर्ट में पी लिखते हैं, है ना, तो पैंथेरा, ठीक। अब देखो मेरी बात को समझो, ये भी एक जीनस है पैंथेरा जिसमें ये आते हैं, ये फेलिस कैट, ये भी एक जीनस है, दोनों जीनस है, ठीक है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो ये साथ में कुछ सिमिलैरिटीज आते हैं। कैसे आते हैं, देखो समझो, ये पैंथेरा, ये फेलिस, दोनों मिलके कौन से फैमिली में गए, फेलिडेई, दोनों मिलके कौन से फैमिली में गए, फेलिडेई फैमिली में, समझ में आया दोनों। इसीलिए आप कभी भी सुनना, मैंने गलती से शायद वहाँ पे कार्निवोर बोला था, कार्निवोर तो ऐसे है, गलती से नहीं, ठीक ही बोला था, तो मैं क्या बोल रहा था, सुनो, तो ये पैंथेरा और ये फेलिस मिला के क्या दे दिया, फेलिडेई दे दिया, समझा, फेलिडेई दे दिया नहीं, फेलिडेई फैमिली है इसका, ठीक है, पैंथेरा और ये मिला के फेलिडेई फैमिली है, ठीक। अब ये फेलिडेई फैमिली, आपने सुना होगा कि शेर की मौसी जो है वो बिल्ली है, लेकिन मामा कुत्ता होता है, ऐसा नहीं सुना होगा आपने, समझे क्या, शेर की मौसी बिल्ली होती है पर मामा कुत्ता नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज वो डिफरेंट है। इसीलिए फैमिली में फेलिडेई के अंदर पैंथेरा और फेलिस यानी कैट दोनों आते हैं, लेकिन जब थोड़ा और ऊपर गए आप तो ये फेलिडेई और कैनिडेई में कौन आता है, ये डॉग्स वगैरह सब कैनिडेई के अंदर आता है, क्योंकि इनके पास कैनाइन दांत होते हैं, इसलिए। तो ये दोनों कब सिमिलर होंगे, जब आप कार्निवोर कंसिडर करोगे, यानी मीट खाने वाले कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर कंसिडर करोगे, तब ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये सेम ऑर्डर में आ जाएंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से बीच में कौन आ रहा है, ऑर्डर। इसीलिए यहां पे कैरेक्टर्स का एग्रीगेशन होता है, एनसीईआरटी लिखती है एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, एग्रीगेशन होता है कैरेक्टर्स का, है ना। आपको यहाँ पे जनरल कैरेक्टर मिलेंगे, आपको यहाँ पे एग्रीगेशन मिलेगा कैरेक्टर्स का, समझे। अब समझो, फैमिली कैनिडे ये दोनों कौन से ऑर्डर में आता है, कार्निवोरा, दोनों कार्निवोर से, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, कार्निवोर। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ये रिलेटेड फैमिली है, इसलिए क्या आया, ऑर्डर। अब ये सेम कार्निवोरा प्राइमेटा कौन से, उसमें मैमल्स के अंदर में आएंगे, मैमेलिया। ऐसे देखो ऊपर देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है कि नहीं, इतना बताना मेरे को, 110% कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है सर। अब मैमेलिया, फिश, एम्फीफियन, एव्स, है ना, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, कॉर्डेटा, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ना, वेंट्रल कॉर्ड, सॉरी वो क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, वो प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ये कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा, ऐसे और भी बहुत सारे फाइलम्स होंगे, मैंने सिर्फ एक कंसिडर किया है, कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा, ये एक पूरे टॉप में किस में आते हैं, एनिमल किंगडम। यानी कहीं ना कहीं आप ये बात कह सकते हो क्या, कि मैं और शेर किंगडम लेवल पे सेम है, कुछ कैरेक्टर्स मिलते होंगे हमारे,
ठीक है। लेकिन अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया ना, कितना कॉम्प्लेक्स है इसको डिवाइड करना, इसको डिफ्रेंशिएट करना। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी घटेगा, क्योंकि सिमिलैरिटीज बढ़ रही है। समझ पा रहे हो, यही तो बता रहा है वो। प्लांट के केस में भी सेम है, पोटैटो, ब्रिंजल, मकई यानी ट्यूबेरोसम, मेलोजिनेला, ठीक है, मेलोजिना, नाइग्रम, ये तीनों के तीनों क्या है, प्लांट्स है। इनका जीनस कौन, सोलेनम। अब यही सोलेनम के साथ सोलेनम, पिटीनिया और डतूरा, ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों जीनस है। लेकिन एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस कहां पे आ गया, फैमिली के अंदर। देखो ये फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस किस में आ गया, फैमिली के अंदर। क्या, कौन सा फैमिली, कॉन्वल्व्यूलेसिएई। बड़े बड़े जो भी फैमिलीज होंगे बेटा, उनको ना एकदम से प्रोनाउंस करने की कोशिश मत करना, तोड़ तोड़ के पढ़ो। कॉन्वल्व्यूलेसिएई और कौन, सोलेनेसिएई। अब ये वापस से एक साथ आकर के किस में आते हैं, ऑर्डर, सेम ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स और पॉलीमोनियल्स के अंदर आते हैं। पर पॉलीमोनियल्स और सैपेंडल्स यानी मैंगो का जो ऑर्डर है, वो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन एक साथ डाइकॉट में आता है, क्योंकि दोनों डाइकॉट है। अभी देखा था टेबल में, दोनों डाइकॉट है, ठीक है, दोनों डाइकॉट है। अब मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों अलग अलग है, एक में 2 कॉटिलिडॉन में है, एक में सिंगल कॉटिलिडॉन है, लेकिन दोनों एक साथ कहाँ पे आ रहा है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। और ऐसी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और बाकी और भी जो भी डिवीजन है प्लांट किंगडम के अंदर, सब के सब किसके अंदर आएंगे, किंगडम प्लांटे के अंदर। तो क्या ये समझे इस कैटेगरी को आप, क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो ये है हमारा पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड इन वन गो, है ना। आई होप आपको समझ में आया हो बेटा एक एक चीज़। इन केस नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप मुझसे भी पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को 2x की स्पीड पे, 1.75 की स्पीड पे एक बार ज़रूर देखना, आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। आई हैव ट्राइड बेस्ट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी जो भी है अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से सारी चीज़ों को समझो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने आज पूरा का पूरा 1 शॉट 1 गो में लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया है 1 शॉट के अंदर। अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए ध्यान रखो और मस्त तरीके से पढ़ो।